आपने अपने टाइम पे क्या-क्या किया था ये बताइए सर? इट वॉज़ माई ग्रेट ड्रीम कि यार करना है मेरे को। इवन जब हम लोग तैयारी करते थे, उस समय था कि खुद को असिस्टेंट कमांडेंट फ़ील करते थे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भी उसी समय जब प्रिपरेशन कर रहा था उसी समय पढ़ाना शुरू करा एंड आई फाउंड इट वेरी यूज़फुल। इनफैक्ट आप समय का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। सर मैं कहता हूँ पागलपन होना चाहिए। यार मेरे को करना है, तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा स्पिरिचुअल रहो, आपके लिए ही बेनिफिटेड है। क्योंकि स्पिरिचुअल ना होना नुकसान है, होना अच्छी बात है क्योंकि आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। पूरी प्रिपरेशन जर्नी में सर मोटिवेशन से घटिया शब्द मैंने अभी तक नहीं देखा। क्वालिटी कैसे करें, क्वालिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, और सर हम मान लिया जाए क्वालिटी नहीं किया है तो क्या करें, अभी करें कि छोड़ें? क्वालिटी का आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे इतना बड़ा रोल है कि अराउंड यहाँ पर 50 to 22 क्वेश्चंस आ रही है। इससे तो पता चलता है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ रहे हैं दैट यू आर डूइंग ब्लंडर, यू आर डूइंग क्राइम। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं कुणाल सर, जो कि एक्स सिविल सर्वेंट रहे हैं। आप में से कई लोग जानते हैं कुणाल सर के बारे में। मैंने आप लोगों के ही डिमांड पे कि पॉलिटी को लेकर के और कुणाल सर को लेकर के एक सीरीज लाया जाए, एक पॉडकास्ट लाया जाए जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड और यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जो जितने टॉपिक्स हैं, जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने दिए हैं उन्हें देख लिया जाए। इनफैक्ट कुणाल सर के बारे में एक बात बहुत जरूरी है जानना, वो ये कि इनके मेंटरशिप के अंतर्गत कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली एग्जामिनेशन क्रैक कर चुके हैं, एग्जामिनेशंस जो यूपीएससी और बीपीएससी एग्जामिनेशंस है उसे फेस कर चुके हैं। तो आइए मुखातिब होते हैं कुणाल सर से और जानते हैं उनके बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में और प्रिपरेशंस के बारे में। तो कुणाल सर, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। सर पहले हमें ये बताइए कि आपकी जर्नी, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो टीचर्स होते हैं, जो फैकल्टीज होते हैं, उनकी एक पर्सनालिटी बनती है और वो पर्सनालिटी जाती है जब हम अपनी अपनी जर्नी को देखते हैं। बिकॉज इनफैक्ट जब मैं भी क्लासेस लेता हूँ तो मुझे हमेशा क्लास में इस बात का खास ख्याल रहता है कि हमने अपने टाइम पे क्या किया था। तो आपने अपने टाइम पे क्या क्या किया था ये बताइए सर। सर मेरी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए फाइनल होने के बाद घर वालों के प्रेशर की वजह से, मेरा कभी इच्छा नहीं था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में दूं। तो घर वालों के प्रेशर की वजह से कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लेना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है। और उस प्रेशर की वजह से मैं सीएपीएफ में अपीयर हुआ था पहली बार। मेरा उस समय नहीं हुआ सर। इट वाज माय ग्रेट ड्रीम कि यार करना है मेरे को। इवन जब हम लोग तैयारी करते थे उस समय था कि खुद को असिस्टेंट कमांडेंट फील करते थे। और ऐसे भी जनरली होता है कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपको फील करना चाहिए। तो क्या वही वही वर्दी वाला एलिमेंट है क्या? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको चाहिए वर्दी, और जो है पुलिस सर्विस या फिर अलग अलग सर्विसेज में वर्दी वाला कुछ था अट्रैक्शन आपके अंदर भी क्या? इनिशियली सर मेरा ये था कि मुझे टीचिंग के प्रोफेशन में आना है, क्योंकि वो प्रोफेशन मुझे काफी अट्रैक्ट करता था। और एक आपने लाइन सुना होगा, गुरु है ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु है देव महेश्वरा। तो मुझे लगता था कि यार चलो टीचिंग लाइन वुड बी द बेस्ट। वेल अब होता क्या है ना सर कि जब चीज आप जो डिसाइड करते हैं जरूरी नहीं कि वो हो जाए। गॉड का कुछ अलग प्लान होता है, अलग ही प्लान होता है। तो मैंने टीचिंग लाइन शुरू से था, लेकिन घर वालों के प्रेशर की वजह से आई अपीयर्ड इन द सीएपीएफ एग्जामिनेशन बट आई फेल्ड इन दैट एग्जामिनेशन। आई वाज डिप्रेस्ड लिटरली। इसके बाद फिर यूपीपीसीएस क्वालिफाई किए फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसके बाद फिर यूपीपीसीएस निकला, लेकिन इसके बाद मैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी में लग गया। तो 2021 इट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट इन द यूपीएससी। आई अपीयर्ड 4 टाइम्स इन द यूपीएससी इंटरव्यू। तो एक काफी लंबी चौड़ी जर्नी रही है। लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था सर, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो मेरा ये शुरू से था कि मैं अपने फादर से या मदर से पॉकेट मनी नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं लूंगा तो फिर मैं एक लापरवाह जैसा हो जाऊंगा। थोड़ा अपने में भी लगता था कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। तो व्हाइल प्रिपेयरिंग द एग्जामिनेशन आई वाज डूइंग अ जॉब इन द स्कूल। और इंटरेस्टिंग, मैं वहां पर सोशल साइंस का फैकल्टी भी था। अच्छा। और वो बहुत बड़ी स्कूल है, कभी उस पर चर्चा करेंगे उन सभी इश्यू पे। तो वहाँ इसलिए मैं स्कूल में पढ़ा रहा था कि मेरे जो सब्जेक्ट है लाइक सिविल सर्विसेज में जो भी प्रीलिम्स में, इवन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो वो चीज पढ़ना होता है। जब आप ज्योग्राफी के, आप तो खुद ज्योग्राफी के फैकल्टी हैं सर, तो आपने भी कई बार बोला और हम लोग भी करते थे कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 की जो ज्योग्राफी की बुक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्कूल की ही वो सारी बुक्स हैं एनसीईआरटी की। और जनरली मैं स्कूल में पढ़ा भी रहा था, तो मुझे लगा कि यार ऐसे रिवीजन भी होगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सर कि जब आप तैयारी कर रहे हो ना, और अगर आपको लंबे समय तक चीजों को याद रखना है, द बेस्ट आइडिया वुड बी
कि आप ना उसको जो पढ़ रहे हो दूसरों को बता दो। पढ़ो। तो वो एक एलिमेंट था कि मैं तैयारी के दौरान मेरा ऐसा रिवीजन भी हो रहा है, अब निकम्मा जैसा फील भी नहीं होगा, है ना? और कुछ मनी भी आते रहेगा। और होता है क्या है ना कि जब आप जॉब में होते हैं, जब आप वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, तो आपको टाइम की अहमियत मालूम होती है। ये सबसे एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर। इनफैक्ट एक बात मैं अक्सर देखता हूँ सर कि यहाँ पे वो कल्चर नहीं है। यहाँ पे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप बेसिकली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ज्यादातर छात्र और जो एक तरह का माहौल भी बनता है वो होता है कि स्पेसिफिक जो है आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। इनफैक्ट कई ऐसे छात्र हैं जो ये भी सोचते हैं कि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ अगर जॉब करेंगे तो फिर शायद वो हिंड्रेंस होगा। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी उसी समय जब प्रिपरेशन कर रहा था उसी समय पढ़ाना शुरू करा एंड आई फाउंड इट वेरी यूजफुल। इनफैक्ट आप समय का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरा ये कि यूपीएससी एग्जामिनेशन सर मैच्योरिटी का भी मैच्योरिटी का है, इट इज अ गेम ऑफ माइंड सर। एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि आप जब तक आप मेंटली हेल्दी नहीं रहोगे ना, तब तक आप इस एग्जाम को निकाल नहीं सकते हो। इट इज माय एक्सपीरियंस कि इसमें जनरली एक ऐसा मिठाई है ना सर, जिसको एलिट क्लास ने खाया है। इसको अगर आप मान लो पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो हमारे पास काफी स्ट्रेस होता है कि यार कहाँ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। तो मैं मानता हूँ कि एक ऐसी मिठाई है जो जिसको एलिट क्लास ने ज्यादा खाया है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि सर अगर आपके अंदर जुनून है, वो पैशन है सर, मैं कहता हूँ पागलपन होना चाहिए कि यार मेरे को करना है। और मैंने ये देखा है सर कि आप जब तैयारी कर रहे हो ना, तो तैयारी के दौरान एक मैनिफेस्टेशन करो डेली कि यार मेरे को ये बनना। आप ऐसा लिखो कि मैं आईएएस बन चुका हूँ, मैं यूपीएससी निकाल चुका हूँ, ये डेली करो, वो काम करता है सर। दूसरी चीज ये भी है कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा स्पिरिचुअल रहो, आपके लिए ही बेनिफिटेड है। क्योंकि स्पिरिचुअल ना होना नुकसान है, होना अच्छी बात है, क्योंकि आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। तो ये मेरा मानना। और साथ ही साथ सर जनरली एक मैं भी जब मेंटरशिप करता हूँ तो कई बच्चे बोलते हैं सर आई एम फीलिंग डिमोटिवेटेड सर। कई कई बार तो बोलते हैं सर आज तो लगता है मैं आईएएस निकाल ही लूंगा, आईएएस के एग्जाम निकाल लूंगा, मेरे से एग्जाम ले लो, आप टेस्ट ले लो, मैं स्कोर कर लूंगा। मेरा ये मानना है सर कि पूरी प्रिपरेशन जर्नी में सर मोटिवेशन से घटिया शब्द मैंने अभी तक नहीं देखा है। इट इज लिटरली अ रेडिकुलस वर्ड। सर मोटिवेशन आज प्रोडक्ट बन गया है सर, और हम क्या देख रहे हैं ना, मोटिवेशन लोग बेच रहे हैं और इससे बहुत आसानी से खरीदा भी जा रहा है। मेरा ये मानना है सर डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप मुझे एक चीज बताओ, लाइक कोई एक रेसर का एग्जांपल आप ले लीजिए। अगर रेसर को 100 मीटर का दौड़ अगर कंप्लीट करना है, तो उसके मन में थोड़ी ना चलेगा कि यार मेरी माँ का सपना है कि मैं एक रेसर बनूं। उसका टारगेट है कि यार किसी तरीके से एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में मेरे को लाइन क्रॉस करना है। तो उसके अंदर वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी, वो वहां जाने की भूख रहेगी। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। कई बच्चे कहते हैं, कई लोग ना इस कहानी को अलग अलग मुद्दों से जोड़कर देखते हैं, बट सॉक्रेट्स, हम फैकल्टी ऑफ पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस, तो हम लोग अक्सर पढ़ाते हैं सॉक्रेट्स के बारे में, जिन्हें हिंदी में सुकरात भी कहा जाता है। तो सॉक्रेट्स से ऐसे एक उन्हें उनके छात्र, कई बार तो अरिस्टोटल प्लेटो को लोग जोड़कर कहते हैं, कई लोग अरिस्टोटल से ये जोड़कर कह देते हैं लोगों को, लेकिन कुल मिलाजुला के मैसेज से मतलब रखना है। सॉक्रेट के एक छात्र थे, स्टूडेंट थे, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ये बताइए कि मोटिवेशन क्या होता है। सॉक्रेट ने बोला अगले दिन आ जाओ मेरे पास। तो सॉक्रेट, और आ जाना, मैं जब स्नान करूंगा तो तुम वहीं पे आ जाना नदी के किनारे। सॉक्रेट नहा रहे थे तो उनके छात्र वहां पहुंचे। बोले गुरुजी आपने बताया नहीं कि ये क्या होता है मोटिवेशन, और ये सफलता कैसे पाया जाता है। तो गुरुजी बोले कि तुम एक काम करो, नदी में आ जाओ। तो दोनों नहा रहे थे, गुरुजी ने अचानक उसके सर को पकड़ के नदी में पानी के अंदर दबा के रखा। दबा दिया। हाँ। और वो तब तक दबा के उन्होंने उसको रखा जब तक वो छटपटा कर, जिसको कह सकते हैं तड़प के कारण, वो बाहर ना निकलना चाहा। अचानक जब उसको लगने लगा कि यार अब हद हो गया, अचानक से वो अपने आप को प्रेशर के साथ ऊपर रिलीज किया। तो बोला गुरुजी आपने किया क्या? उन्होंने बोला बेटा यही मोटिवेशन है। ये मोटिवेशन तुमको एक्सटर्नल इंटरनल पे काम नहीं करना, ये जो मोटिवेशन है वो जुनून, तड़प वाली होनी चाहिए। आपको तो इसको मोटिवेशन नहीं, हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि ये तड़प वो होना चाहिए कि भाई मेरे को पाना है, मतलब ये नहीं है तो कुछ नहीं है। अब ऐसा नहीं कि आप उसको इस एक्सट्रीम लेवल पे चाहने लगो कि मान लो नहीं मिला तो आप इस बात को लेकर दुखी हो गए कि यार नहीं मिला। आप कई बच्चे काफी डिप्रेस हो जाते हैं। मेरा मानना है सर हम लोग भी एग्जाम में देखता हूँ कई बच्चे आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन इनफैक्ट एक अच्छे फैकल्टी है, दे आर प्रोड्यूसिंग द आईएएस ऑफिसर्स। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड है जो आईएएस आईपीएस से बोलते हैं कि यार तुम जो कर रहे हो ना, क्योंकि हम लोग तुम ताम में जनरली बात करते हैं, तुम जो कर रहे हो यार ये सबसे बेस्ट है।
लिटरली टीचिंग जॉब, वो भी आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल माइंड्स को पढ़ा रहे हो आप। सो इट इज क्वाइट सेटिस्फाइंग आई वुड से। टीचिंग जॉब में ना आप अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस, बिकॉज एक जो बंधन होता है, जिस एक फ्रेम में एक व्यक्ति काम करता रहता है और वो मोनोटोनस हो जाता है। अगर हम कहें तो टीचिंग हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप एक बैच पढ़ाते हो, वो बैच चले जाता है, फिर फ्रेश माइंड्स आते हैं एक नए अप्रोच के साथ, जबकि आप वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो सर, आप 1 या 2 या मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट डील कर रहे हो, और तब आप उसी 3 सब्जेक्ट को आपको पूरे अपने करियर में पढ़ा रहे हो। लेकिन सर उसका जो नुआंसेस होता है कई बार बहुत अलग सा, अलग अलग बैच में अलग अलग। इनफैक्ट मैं अक्सर कहता हूँ कि हर बैच का और हर बच्चे का अपना एक कैरेक्टर होता है, और कई बार बच्चे या बैच खुद हमारे अंदर से कई ऐसी चीजें निकाल लेते हैं, मतलब हम एज अ फैकल्टी उनसे बहुत कुछ सीख लेते हैं वहां पे। तो सर अब हमको ये बताइए, चूंकि मैं वैसे तो आऊंगा अभी इस टॉपिक पे और इस मुद्दे को और भी आगे हमें ले जाना है, लेकिन एक बहुत ही शॉर्ट नोट मैं देना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो 2025 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं। मई में एग्जामिनेशन है सर, ऑलमोस्ट इन द लास्ट वीक ऑफ मई। पॉलिटी कैसे करें, पॉलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, और सर हम मान लिया जाए पॉलिटी नहीं किया है तो क्या करें, अभी करें कि छोड़ दें? सर सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि अगर हम यूपीएससी की पेपर प्रीलिम्स का देखें, GS1 का ये पार्ट होता है, जनरल स्टडी 1, जिसमें कई सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, है ना, करंट अफेयर। सर पॉलिटी का आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे इतना बड़ा रोल है कि अराउंड यहाँ पर 15 to 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इफ यू विल सी द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यू विल फाइंड दैट कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। वेल यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल, कोई भरोसा नहीं कि 15 पूछेंगे, 16 या 17 या 20 पूछेंगे, कोई गारंटी नहीं है। बट मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पूरी पॉलिटी का जो लाइक एरिया है GS1 प्रीलिम्स में, ये 20% एरिया कवरेज कर रहा है, काफी बड़ा वेटेज है। तो इससे तो ये पता चलता है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप छोड़ रहे हैं, दैट यू आर डूइंग ब्लंडर, यू आर डूइंग क्राइम। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी ये कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैंने देखा है जनरली बहुत सारे बच्चे जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं सर, पॉलिटी से ही शुरू करते हैं वो। लेकिन फिर भी अगर मैं मान लूं कई बच्चा नहीं किया है पॉलिटी, बहुत रेयर होंगे ऐसे बच्चे जिन्होंने पॉलिटी नहीं किया है, उनके लिए मेरी यही सजेशन है, कुछ मत करो, थोड़ा PYQ देख लो। और PYQ कोई भी बुक उठा लो, कोई भी कोचिंग का, किसी भी इंस्टीट्यूट का PYQ उठा लो, और उसमें देखो कोई अगर PYQ ऐसा मिल जाए जिसमें सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाई किया गया हो क्वेश्चंस को, उसको सॉल्व कर लो, उसको रिवाइज कर लो। बट अगेन आई विल टेल यू कि इससे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरा ये कहना है कि लास्ट टाइम पे अगर पॉलिटी नहीं किए हो, कम से कम ये कर लोगे, कुछ तो फायदा हो जाएगा। और अगर पॉलिटी में जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुक्का मत लगाना, क्योंकि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक में तुक्का काम आएगा, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है, एलिमिनेशन चलेगा। यहाँ पे तुक्का लगाओगे डूब जाओगे। मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ सर, कई बच्चे पॉलिटी पढ़ चुके होंगे, 1-2 बार पढ़ चुके होंगे, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो बच्चे भूल जा रहे हैं। इट्स क्वाइट कॉमन सर, काफी कॉमन है सर। मैं बताता हूँ, ये सर ब्लेसिंग है सर, क्या भूल जा रहे हैं। अगर आप नहीं भूलेंगे ना तो आप काफी कंफ्यूज्ड रहेंगे। ठीक है, आप एग्जाम में जाएंगे ऑलरेडी स्ट्रेस में रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट सर भूलने से ही होता है। एक्चुअली मेरा सर मानना है, इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस सर। अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई की है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेंस कैपेसिटी आपकी अच्छी है, तो और फोटोजेनिक मेमोरी से आपने याद किया है, जब आप पढ़ रहे थे तो आप ऐसा सोच रहे थे कि यार मैं इसको रिसीव कर रहा हूं, तो जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा, और आपको जो फर्स्ट थॉट में, फर्स्ट इंस्टेंस में जो आपको आ रहा है, तो उसी पे टिक लगा दो, वहां दिमाग मत लगाओ कि हाँ ये है, क्योंकि आप जब पढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें स्टोर्ड थी, और वहां पे आपको बताया और आपने टिक लगा दिया। तो मेरा मानना है वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को पहले बता दो, इसके बाद आगे निकले हम लोग। सर जो बच्चे अभी तक पढ़ चुके हैं पॉलिटी को, जनरली प्रीलिम्स के पहले 3 रिवीजन काफी होता है किसी सब्जेक्ट का। मैंने 5 बार यूपीएससी प्रीलिम्स निकाली है, उस अनुभव से बोल रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप अभी पैरेटो प्रिंसिपल से चलो। जैसे टोटल कोई भी किताब उठा लीजिए, जरूर नहीं है कि आप डीडी बसु या लक्ष्मीकांत, कोई भी बुक उठाइए, बट इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी बुक है, जैसे अगर लक्ष्मीकांत की बात कर लूं, बहुत सारे बच्चे उस बुक को ज्यादा रेफर करते हैं, बाइबल मानते हैं। मैं सर एक पॉलिटी का फैकल्टी हूँ, काफी डेप्थ पढ़ाता हूँ सर मैं, जितना जरूरी होता है। एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, बहुत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कौन सी रिसोर्स पढ़ना है, कौन नहीं पढ़ना, ये सेग्रीगेट कर पाओ। ये आपको मालूम होना चाहिए एज यूपीएससी एस्पायरेंट। सर एक यहाँ इंटरप्ट करेंगे, लक्ष्मीकांत को जो ये संज्ञा दी गई है कि मतलब ये बाइबल है,
क्या आपको लगता है कि ये सही है, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स स्पेसिफिकली के लिए लक्ष्मीकांत विल सफाइस, क्या उससे आगे जाना हो? आपके दो प्रश्न थे, पहला तो ये वाला सर और लास्ट वाला भी कि कौन कौन चैप्टर है उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे, जो लास्ट टाइम पे फोकस करना है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लक्ष्मीकांत को बाइबल की जो संज्ञा दी गई है क्या ये अच्छा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के समय लक्ष्मीकांत के अलावा आपके पास कोई और बुक है ही नहीं ऑप्शन में। डीडी बसु का पूरा टेक्निकल थोड़ा सा वर्ड हो जाता है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ के जा रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर 15 अगर क्वेश्चन आ रहा है पॉलिटी का तो आप 15 भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, लास्ट ईयर अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया था एथिक्स कमेटी से। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है सर कि अगर आपने लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ा है तो आप एथिक्स कमेटी अगर पढ़िएगा पार्लियामेंट्री कमिटीज वगैरह में, तो यू विल फाइंड कि उसमें 4 या 5 लाइन खूब से खूब लिखा है। और जिस तरीके से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा एथिक्स कमेटी से, इतना मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि उस लक्ष्मीकांत में उस फैक्ट को, उस पूरे जो भी चीजें लिखी हैं उसको पढ़ करके आप एथिक्स कमेटी की क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सर करें तो करें क्या? इसके लिए बस यही बोलूंगा सर, कुणाल सर के पास आइए। वेल इट्स अ मैटर ऑफ जॉक, लेकिन ये रियलिटी भी है, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ सर बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूँ। आप ये भी समझिए, कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप इतना डेप्थ में पढ़ा रहे हो। मैं पॉलिटिकल साइंस अलग चीज है। कई बच्चे ये भी कंफ्यूज हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में क्या डिफरेंस है। पॉलिटिकल साइंस में जनरली जो राजनीतिक विज्ञान इसे कहते हैं, इसमें आप ये पढ़ते हैं कि सरकार कैसे चलता है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नेंस कैसे होता है, गवर्नमेंट कैसे बनता है, कैसी पॉलिसी मेकिंग होती है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं आप। पॉलिटी में आप गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के पिलर्स के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में पढ़ते हैं और स्टेट क्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस के फादर एरिस्टोटल हैं और पॉलिटिकल साइंस का सब पार्ट है। अब आते हैं थोड़े पॉइंट्स पे सर। जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि सर क्या क्या करना चाहिए, और कौन कौन से सेक्शन सर, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी 2025 में एग्जाम दे रहे हैं सर, समय ज्यादा नहीं है, हमें कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दीजिए। लक्ष्मीकांत सबके पास है ही, तो वहां से या फिर करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे टॉपिक जो अभी पढ़ के जाए, रेडी रेकनर हो जाए और हमारा एग्जाम निकल जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। सर यूपीएससी के लिए लक्ष्मीकांत, आपको मालूम है कि उसमें कई चीजें छूट रही हैं, बट अभी लास्ट टाइम पे क्या करें। देखिए जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी का सेक्शन, पहले तो आप ये देखिए कि आपके सिलेबस में ना जो इंडियन पॉलिटी लिखा है प्रीलिम्स के GS1 के सिलेबस में, उसमें एक वर्ड लिखा गया पंचायती राज। जब बच्चे तैयारी करते हैं ना तो कोई भी बुक पढ़ रहे हैं आप, डीडी बसु या लक्ष्मीकांत, सारे चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, आप पंचायती राज को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो फेडरल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में या अदर नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के कंपैरिजन में। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी ने स्पेसिफिकली फोकस किया है प्रीलिम्स के सिलेबस में कि आई विल आस्क फ्रॉम द पंचायती राज। तो जो चीजें एटलीस्ट इंश्राइंड है, मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, उसको तो एटलीस्ट अच्छे से कर लीजिए। पहली बात, लास्ट टाइम में हम क्या ऐसा करें, कौन कौन चैप्टर्स को पढ़े सर? पैरेटो प्रिंसिपल से चलना है। मैं बोल रहा हूं अगर आप लास्ट ईयर का, सबसे पहले तो ये कर लीजिए, मैं जो सलाह देने वाला हूं उससे पहले सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लीजिए। आप उससे आप ये समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, किस तरीके का पूछा जा रहा है, पैटर्न क्या है। और जब आप क्वेश्चन एनालाइज कीजिए तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर, कि जब वो क्वेश्चन बना रहा था तो क्या सोच रहा होगा, क्योंकि कोई ना कोई हिंट छोड़ता है वो, क्या वो चाहता है, क्या डिमांड क्या था। एग्जैक्टली। एंड आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का बेसिकली नीड क्या है, प्रीलिम्स में क्या आपसे चाह रहा है, मेंस में क्या चाह रहा है, इंटरव्यू में क्या चाह रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट में कई बच्चों को, जनता को नहीं मालूम है कि उसकी नीड क्या है उस एग्जाम की। पहली चीज ये मैंने बता दिया। दूसरा मैं आपको बताऊं सर कि अगर हम चैप्टर्स की लिस्ट की बात कर लें तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर से मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं। पहले तो सर 15 से 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है पार्लियामेंट। ये लिख कर रख लीजिए, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछेगा। मैं अपना यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। हम क्या करते थे, फंडामेंटल राइट से शुरू करते थे सर, बिकॉज ये तो वो क्रोनोलॉजी बताइएगा कहाँ कहाँ गलत है। बिकॉज फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, और जो सबसे जिसमें चूंकि बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वही वाला जो चैप्टर आप बता रहे, बहुत सारा फैक्ट है उसमें, ये पार्लियामेंट शुरू हो जाता है। पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, जुडिशरी, ये वाला सेक्शन जो है थोड़ा ट्रिकी लगता है। तो कई स्टूडेंट आज भी ये क्रोनोलॉजी, बिकॉज मैंने भी कई स्टूडेंट को मेंटर करा है, वो यही क्रोनोलॉजी फॉलो करते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट वाला सेक्शन पढ़ लें, तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है सर। आई विल टेल यू वन थिंग सर। अगेन
फंडामेंटल राइट एंड पार्लियामेंट को हम लोग यहाँ पे बराबर में वहीं पे आने ही हाँ, वाला था, फंडामेंटल राइट पे, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट। एक और चीज है, यूपीएससी की बहुत बुरी आदत है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से काफी क्वेश्चन कर लेते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अनप्रिडिक्टेबल है, एवरीथिंग अंडर द सन वो पूछ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि 1773 का जो एक्ट था, तो उस समय जब वो आया था, तो आने के बाद उस दौरान उससे पहले कितने लाख रुपए का लोन का डिमांड किया गया था जो आपके कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडर था थॉमस स्मिथ। 31 ऑफ दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ एज के रॉयल एसेंट से बना था ये। वेल, ये तो एक अलग मैटर है। तो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहिए, आपको प्रोविजंस देखना चाहिए, आपको सिग्निफिकेंस देखना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। वो कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा, बट आप एटलीस्ट यू शुड नो कि क्या उसकी सिग्निफिकेंस है। 1781 के एक्ट के बारे में पूछ लेंगे तो थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड तो इनफैक्ट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। Exactly. और बिना इस बैकग्राउंड के हमें वो समझ में नहीं आएगा कि कैसे एवरीथिंग बेसिकली फॉलोड अप और फिर जाकर के ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। तो यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरेलल आपको दिख सकता है। तो एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देख लीजिए। दूसरा जो आपका तरीका, दूसरा जो टॉपिक हो सकता है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें स्पेसिफिकली आप देख लीजिए कि जो कमिटीज थी उसके हेड कौन थे, टोटल कितनी कमिटीज थी। बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ये पूरा देख लीजिए। 9 ऑफ दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेशन का। 22 ऑफ नवंबर को बाइकआउट किया था इंडियन मुस्लिम लीग ने। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो सर इसमें एक चीज कर सकते हैं क्या, जो नई वाली लक्ष्मीकांत है उसमें बॉक्सेस बनाए, तो अगर उस बॉक्सेस को हम ध्यान से पढ़ लें, इसके मतलब अलावा कि हम पूरा टेक्स्ट पढ़ें, तो क्या काम चल जाएगा सर? चूंकि हमको शॉर्टकट अभी चाहिए, अभी समय नहीं है हमारे पास और बहुत पढ़ना है सर। इकोलॉजी भी पढ़ना है, एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी। तो शॉर्ट में क्या, अगर उन बॉक्सेस को केवल पढ़ लिया जाए और अगर कोशिश करके याद कर लिया जाए तो काम चलेगा? आई विल टेल यू कि सर डिपेंड्स। जैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप बॉक्सेस में देख सकते हैं, बट मेरा कहना है कि जो कीवर्ड लिखी हुई है उस पर एक बार नजर डाल लीजिए। याद नहीं करना है। मैं सर याद कैसे करना, ये प्रश्न आप मेरे से जरूर पूछिएगा कि सर कैसे याद करें कि लंबे आने वाले थे। मैं चाहता हूं पहले लिस्ट बता दें। बिकॉज़ 300 अगर हम डायरेक्ट आर्टिकल बोले तो 395 आर्टिकल है, उसके अलावा फिर इतने अमेंडमेंट्स है, याद करना चैलेंज तो है। इनफैक्ट यहाँ पे एक बात हम ये भी बोलेंगे सर, कोई भी बच्चा जब बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करता है, स्पेशली हमारे बिहार में, शुरू करता है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से। हिस्ट्री क्यों? क्योंकि उसे लगता है कहानी है, समझ में आ जाएगा। पॉलिटी क्यों? क्योंकि लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला है, आर्टिकल है, आर्टिकल ये कह रहा है, समझ ले। और इसीलिए इन दोनों सब्जेक्ट को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ना, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो लिस्ट बनाता हूँ, बताता हूँ सर। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो पार्ट 1 है, आर्टिकल 1 to 4, उसमें आप जरूर देखिएगा कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 से कितने स्टेट को इंडिया में डिमार्केट किया गया, मतलब मर्ज किया गया। बहुत सारी स्टेट्स हैं, उसकी एक इवोल्यूशन लिस्ट बनी हुई है। आर्टिकल 2 से तो एक ही स्टेट को, सिक्किम को जोड़ा गया है। भगवान की कृपा रही तो बांग्लादेश भी हो जाएगा, है ना। सो आप भी अखंड भारत के सपोर्टर लग रहे हैं। एग्जैक्टली सर, फंडामेंटल राइट एक बार देख लीजिएगा। सिटीजनशिप वाले चैप्टर में आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे आर्टिकल 5 से 11 के बीच में क्या है, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 वो देख लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स, इसके बाद फंडामेंटल राइट में स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा कि आर्टिकल 13 एंड 12 के डिफिनेशन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप सभी आर्टिकल्स को ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन, इसके बाद प्रेसिडेंट, इसके बाद एक और आपका चैप्टर इमरजेंसी प्रोविजन, इसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बढ़िया से मत देखिए, क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देख सकते हैं आप, फाइनेंस कमीशन देख सकते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ देख सकते हैं, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और चैप्टर बोलेंगे, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस देख लीजिए, जो रैंकिंग वाला जो होता है बेसिकली, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देख लीजिए, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया देख लीजिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर आर्टिकल्स भी देखना है क्या? मैं बोलूंगा कि आर्टिकल 1 से 51A तक तो आपको आइडिया होना चाहिए आपको,
इसके अलावा बाकी आप इसके बाद जो मेन आर्टिकल्स हैं, जैसे जो पार्लियामेंट है तो कौन सी आर्टिकल में है, क्या रेंज है ना, जो 51A के बाद जो भी पार्ट, क्योंकि मतलब देखिए जो सर पार्ट वाइज रेंज ऑफ आर्टिकल देख वो लें, याद जैसे रखिए। अगर फंडामेंटल राइट्स हो गया 1 से 11 उसको एक सेपरेट कर दें, 12 से 35 सेपरेट कर दें, 36 से 51 तक सेपरेट, मतलब इस तरह का सेपरेशन कर दें क्या? एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे ये सर बता दूं बच्चों को कि जैसे जो टोटल जितने पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में जितने भी आर्टिकल का रेंज है, जैसे पार्ट 3 में 12 to 35 है, वो रेंज याद कर लीजिए, कौन से पार्ट में क्या है, कौन से शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। आर्टिकल एज सच 1 से 51 तक याद कीजिए, बाकी रेंज को पकड़ लीजिए। अमेंडमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट, फिर इसके बाद आप अगर देखना है तो आप 24th देख सकते हैं 1971 वाला, जिसमें आर्टिकल 13368 का मामला जो था। इसके बाद अगर आपको देखना है तो आप 36 एंड 35 देख सकते हैं। इवन मैं आपको बताऊं कि यहाँ जानना बहुत ही, मैं बताऊं सर, पॉलिटी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक कीवर्ड पे फोकस करना होगा। सीएपीएफ में एक क्वेश्चन पूछा गया, उसमें पूछा गया कि सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट कौन से अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया। कई बच्चे 35 पे टिक लगा कर आ गए। इट वाज 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो वो ध्यान देने की जरूरत है। आप इसके बाद आप 42nd को देख सकते हैं, इसके बाद 38 को देख सकते हैं, 44th, इसके बाद आप 61, 69 देख लीजिए, फिर 73rd एंड 74th, 86 के बाद पूरा अभी तक जितना अमेंडमेंट हुआ उसको देख लीजिए आफ्टर 86। हाँ, अब सवाल ये खड़ा होता है सर, इन सभी चैप्टर को आपने बता दिया, अराउंड आपने 15 to 20 चैप्टर्स ऑन एन एवरेज बताया है। सर मुझे आप ये बताइए कि अब इन चैप्टर्स में कैसे जाना है। आई विल टेल कि आप ज्यादा डेप्थ में मत जाइए। जैसे मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक लेक्चर ले लूंगा यहाँ पर, सो दैट के बच्चे समझ जाए कि क्या करना है, क्या क्या हर चैप्टर में किन किन डेप्थ में जाकर, कितना डेप्थ में जाकर पढ़ना है। बट मैं कहूंगा कि सर इन चैप्टर को तो पढ़ लो एटलीस्ट। नहीं सर, आई वुड लव टू, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों की तरफ से भी कि कुणाल सर आकर के चैप्टर वाइज किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, हम लोग एक कोशिश करेंगे सर के साथ कि एक सेशन उस पे भी लेकर के आए। हाँ सर प्लीज। सर ये तो चैप्टर्स हो गए टोटल, और एक चीज और सर मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि ये तो चलिए चैप्टर का लिस्ट है, आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि पीवाईक्यू जरूर कर लीजिएगा, और आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, डेली 10 मिनट टाइम दीजिए कि आप कैसे डील करेंगे प्रीलिम्स के दिन, है ना, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। मैं आपसे ये भी एक चीज बोलना चाहूंगा कि कई कई कीवर्ड होते हैं सर पॉलिटी में, बहुत ट्रैप करेंगे आपको। यूपीएससी ट्रैप लाइक क्वेश्चन पूछती है। जैसे यूपीएससी पूछ लेगा कि द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप ध्यान देखना, डिफाइन का मतलब होता है कि स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस टर्म को डिफाइन किया है। जैसे एग्रीकल्चर को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है, तो सही हो जाएगा। अगर यही बोल दे एग्रीकल्चर इज डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही होगा। तो आप इस टर्म पे ध्यान दीजिएगा कि जहां डिफाइन दे दे, जहां ये दे दे कि ये चीज इंश्राइंड है, मेंशन्ड है, एम्बॉडीड है, वहां पे अपना कान खड़ा कर लेना कि पक्का यहाँ पे गलत होगा। देयर इज अ 90% चांस कि वो गलत होगा। पॉलिटी में इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं अगर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, बहुत सिंपल स्टेटमेंट दिख रहा है, तो इस बात को आप पकड़ के चलिए कि पक्का वहां पे फंसेंगे आप। जब भी पॉलिटी में अगर आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट दिख रहा है प्रीलिम्स में जो वाइड एरिया को कवरेज कर रहा है, देयर इज अ चांस कि वो सही हो जाएगा। अगर बहुत ही नैरो एरिया को पकड़ के चल रहा है ना, तो गलत होने की संभावना ज्यादा है। तो ये एक तो ये हो गया सर। मैं ये भी बच्चों को कहूंगा कि आप डी डे जैसा लाइफ जीना सीखिए, कि आप जिस तरीके से एग्जाम के दिन आप अपना लाइफ रखेंगे उसी तरीके से जीना सीखिए। अभी से नाइट लवर हैं तो डे लवर बनिए, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक भी आपको उसी के अनुसार लेके चलना होगा। टेस्ट सीरीज देना है, अब तो हालांकि समय नहीं बचा है। मैं बोलूंगा पीवाईक्यू को ज्यादा जो अगर टेस्ट सीरीज लगाए हुए क्या उसको देख सकते हैं? हाँ देखिए उसको आई थिंक उसको सेक्शन वाइज देखना ज्यादा अच्छा सही रहेगा, क्योंकि एक प्रिपरेशन का जो है उसमें एक डिसिप्लिन बन जाता है। जैसे अभी सर पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो जब पॉलिटी पढ़े तो जो पॉलिटी वाला सेक्शन है आपके टेस्ट सीरीज का, उसको फॉलो करने की कोशिश करें। सर यहाँ पे करंट अफेयर्स का मामला आता है कि जो करंट अफेयर्स है पॉलिटी में, ऐसे भी कई ऐसे सेक्शन है अचानक से कुछ ना कुछ होता रहता है। गवर्नमेंट भी अभी 2014 के बाद थोड़ा ज्यादा ही एक्टिव है। आई विल नॉट गेट इनटू दैट बाय द वे। तो कई तरह के चेंजेस लेकर के आ रही है और वहां से सवाल उभर के आते हैं, बच्चे पकड़े कैसे? बिकॉज करंट अफेयर्स को टैम कर पाना, डोमेस्टिकेट कर पाना ऐसे ही बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद फिर पॉलिटी को कवर करके, अच्छा पॉलिटी का नेचर थोड़ा फैक्चुअल भी है, करंट अफेयर भी फैक्चुअल है, तो बच्चे कहीं फैक्ट की भूल भुलैया में खो जाते हैं। सर यहाँ पे मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को समझने के लिए
हमें समझना बहुत जरूरी है कि एक आम जनता जो लेमन कैंडिडेट है, एस्पायरेंट है, बहुत नॉर्मली सोच रहा है कि भाई ये पिछले 1 साल का करंट अफेयर है या पीटी 365 या ये है, क्योंकि कॉमन है सर पीटी 365, तो ना ये करंट अफेयर कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है करंट अफेयर में, उनको पता ही नहीं है, इवन जो भी वो सोर्स करके जा रहे हैं वहां से क्वेश्चन नहीं आ रही है। तो बच्चों को ये समझना होगा कि आप भी इसी सोसाइटी में हैं, क्वेश्चन मेकर भी इसी सोसाइटी में है, जो एग्जामिनर है वो जानता है आप क्या पढ़ रहे हो। तो आप माइंडसेट समझिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। मैं आपको सभी को सलाह दूंगा कि पिछले 1 साल की करंट अफेयर मैगजीन तो देख ही लीजिए, इसके पीछे भी 1 साल का देखिए, क्योंकि अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है खासतौर पे पॉलिटी का, क्योंकि अगर 15 या 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लीजिए मैं 17 क्वेश्चन एवरेज लेके चलता हूं, उसमें से 40% क्वेश्चन करंट अफेयर से होगा, और अगर वो 40% करंट अफेयर है तो उस 40% को थोड़ी देर के लिए आप 100% मान लीजिए। अब उस 100% में से 50% पिछले 1 साल के अंतर्गत से पूछेगा, 50 to 60 का रेशो। इसके बाद पिछले साल, यानी अगर मैं मान लूं कि अभी हम लोग अप्रैल में रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सेशन पॉडकास्ट, तो पिछला अभी तक क्वेश्चन बन गया होगा यूपीएससी का। आप मई 2024 से अभी तक का जो करंट अफेयर है यहां से 50 to 60% आएगा, उसको कर लीजिए आप। इसके बाद आप मई 2024 से पीछे भी जाइए और आप 1 साल का और देखिएगा, सिर्फ उसमें नजर दौड़ाना, उसको पढ़ना नहीं है, एटलीस्ट आपका उस पर ध्यान होना चाहिए, बहुत कम समय लगेगा सर। मतलब अगर आप 12 महीने का पॉलिटी का उठा लोगे, आप सिर्फ नजर दौड़ा लो, देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है आपको, एटलीस्ट आइडिया तो हो ना। तो वहां से आता है 30 to 40% क्वेश्चन, ये सही बात है। इनफैक्ट एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरे कई क्वालिफाइड फ्रेंड्स हैं, तो ऐसे एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लूंगा उन लोग का, लेकिन कई IAS है, तो नहीं होता कि जब चुल मचा है तो थोड़ा बैठकर देख लेते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इट इज सच अ डिफिकल्ट टास्क। हम सभी तीनों फ्रेंड ने मिलकर वो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के पिछले 1 साल के पेपर को विद द हेल्प ऑफ AI हम लोगों ने डिकोड किया, और हमने पाया कि 2024 में जो क्वेश्चन आया है उसमें से 30 to 40% क्वेश्चन पिछले 8 महीनों के करंट अफेयर से डायरेक्टली पूछा है, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली पूछा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कैन नॉट इग्नोर। पहले तो मैं बताऊं कि आपको न्यूज पर इग्नोर नहीं करना, लेकिन अभी न्यूज पर पढ़ो मत, अभी मैगजीन पर रिलाइट रहो। और एक चीज और ध्यान देना है कि आप जब करंट अफेयर पढ़ रहे हैं ना, वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, आप सवाल खड़ा होता है सर फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं इन सभी मैगजीन्स को, क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा है, ओवरऑल व्यू लग रहा है, जो कि तुक्का लगा के सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये पहली बात है। दूसरा सर ये कि आप इस बात के माइंडसेट को समझिए, एग्जामिनर किस माइंडसेट से चलता है। अभी वक्फ बिल आया है, ये वक्फ बिल से नहीं पूछेंगे, कॉमन स्टूडेंट क्या सोचेगा, यार यहाँ से पूछेंगे। लेकिन एक मेच्योर वेटरन स्टूडेंट सोचेगा नहीं यार यहाँ से, जो प्रीलिम्स मास्टर है ना, हम लोग ऐसे सोचते थे, यहाँ से नहीं आने वाला है, आएगा कहां से। तो वक्फ बिल है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में घुसेगा, यानी करंट अफेयर के लिंक करना है, उसके इन एंड अराउंड जो पेरिफेरी है, पेरिफेरी के अराउंड। जैसे दिल्ली सल्तनत में सुल्तान मोइजुद्दीन, इन्होंने सबसे पहले इस पर्टिकुलर चीज को इंट्रोड्यूस किया था अपने सल्तनत में, हो सकता है वहां से पूछ ले, तो आपको लगेगा कि यार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ये हिस्ट्री। एक बार तो इसी तरह से लिटरल मीनिंग पूछ दिया आप, जैसे हम वक्फ की बात कर रहे हैं, वक्फ है क्या, और लिटरल मीनिंग उसका क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वक्फ, ये अगर पूछ लिया जाए तो कई ऐसे छात्र हैं जिनको ये नहीं पता होगा। तो कई बार जो डायमेंशंस हम लोगों ने करंट अफेयर्स में देखा है ना, दे गो इनटू बेसिक्स। वो बहुत नहीं चाहते कि आपके पास रॉकेट साइंस है। जैसे एक एग्जांपल है, साइंस और टेक्नोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो, दो मैं ज्योग्राफी लेता हूँ, मेरा बेंड थोड़ा इसलिए साइंस की तरफ ज्यादा रहता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे वो कोई भी इक्विपमेंट, चंद्रयान की बात कर ले या फिर से फॉर दैट मैटर कोई लॉन्चिंग की बात करें, अक्सर पूछा जाता है PSLV और GSLV। तो हम क्या देखते हैं कि वो बहुत सिंपल चीजें पूछते हैं, क्रायोजेनिक इंजन है, दे डोंट वांट कि आप बिल्कुल उसके साइंस के पीछे जाए, आप कोई रिसर्च साइंटिस्ट नहीं है, ठीक, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि क्रायोजेनिक क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है। एग्जैक्टली यही आपको पॉलिटी में भी करना है, क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे दिल लगा बैठते हैं छात्र, और तब जाकर के उसके काफी अंदर जाना चाहते हैं। रिसर्च, अच्छा कुछ तो सरप्राइज्ड है, मेरे पास मेंटरशिप में आता है सर, पूरा रिसर्च करके वर्क बिल पे बैठा है, 4 पेज का पूरा नोट्स बनाए हुए। मैं सर वही बोल रहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें कितने डेप्थ में जाना है। हमें PhD नहीं करना है। आप खुद सोचो कि इसका नाम क्या है, जनरल स्टडी, मतलब यू शुड हैव एन जनरल नॉलेज। इनफैक्ट मैं अक्सर बोलता हूं सर कि व्हाट टू स्टडी इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट नॉट टू स्टडी। जो नहीं पढ़ना है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो नहीं पढ़ना है वो बहुत सारा है, और जो पढ़ना है वो बहुत सिंपल है, सीमित भी है, काफी लिमिटेड है। मैं सर एक चीज और यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ सर,
प्रीलिम्स में सिर्फ आप इंडियन पॉलिटी उसको मत बोलिए, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस बोलिए, क्योंकि कई बार गवर्नेंस से भी क्वेश्चन आ जाता है। सर हमको थोड़ा समझा दीजिए पॉलिटी और गवर्नेंस में क्या अंतर हो गया? सर पॉलिटी बस इतना समझ जाइए कि पॉलिटी एक स्ट्रक्चर है, जैसे जिसमें आप लेजिस्लेचर, ओके, एग्जीक्यूटिव है ना, आप जुडिशरी, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। हाँ गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को आप पढ़ते हैं, और जब वो Constitution को प्रैक्टिकल में पढ़ते आ हैं। जाता है, प्रैक्टिकल में आ जाएगा तो फिर आप पॉलिटिकल साइंस वाले एरिया में घुस रहे हो आप। अच्छा प्रैक्टिकल, पॉलिटिकल साइंस इज जस्ट अ काइंड ऑफ सर्किल, हाँ, उसमें आपकी पॉलिटी भी आ गई, पॉलिटिकल थ्योरी भी आ गई। मान लो ये तो इसमें सर्किल है, थ्योरी और प्रैक्टिकल वाला मामला नहीं है क्या हाँ। कि जो थ्योरी है वो पॉलिटिकल साइंस है, जो प्रैक्टिकल है वो नो 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 पॉलिटी नो, है? नहीं। पॉलिटिकल थ्योरी इज बेसिकली, अगर सिंपल भाषा में बोलूं, इज द स्टडी ऑफ द आइडियाज ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स। सपोज इफ यू आर रीडिंग द आइडियाज ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर, जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इफ यू आर रीडिंग द जॉन लॉक, जेस मिल, बैंथम, मकियावेली, अगर आप उसमें अगर आप मान लीजिए चार्ल्स फॉक्स को पढ़ रहे हैं, आप एडमंड बर्ग को पढ़ रहे हैं, फिलिप फ्रांसिस को पढ़ रहे हैं, तो इनकी जो आइडियाज हैं, हीगेल, कार्ल मार्क्स, इनफैक्ट आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ सॉक्रेट्स, और मैं डायलेक्टिक्स बड़ा पसंद करता हूँ। तो ये जो आप फिलोसफर, जो थिंकर्स के आइडिया को जब आप स्टडी करते हैं, उनके द्वारा कही गई बातों को जब एनालाइज करते हैं, उसे हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। आई होप श्वेता ये बात सुन रही होगी, बिकॉज जो अभी मैंने कहा कल यही डिस्कशन हुआ है, और ये बच्ची जो है बहुत रेपुटेड कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है, और जब उससे मैंने ये सवाल पूछा कि मुझे ये बताओ कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में क्या डिफरेंस है, तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल है। जब मैंने मना किया तो फिर वो सोच रही कि क्या जवाब, तो मैंने उसको कहा था इसका जवाब आपको पॉडकास्ट में एक चीज और बोलूंगा सर, जब भी बच्चे को लगे तो सबसे पहले यूपीएससी फैक्ट पे और सोर्स पे बात करती है कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो सोर्स बताइए, क्या है सोर्स। आप हवा में नहीं बात कर सकते। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल ने अपने बुक में इन सभी चीजों को डिस्कस किया है। एरिस्टोटल की एक बुक है पॉलिटी, उस पॉलिटी बुक में ही बेसिकली टोल्ड कि भाई होता क्या है ये पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस है क्या। इनफैक्ट उनके जो गुरु थे, पॉलिटिकल फिलॉसफी के जो फाउंडर फादर माने जाते हैं, प्लेटो, उन्होंने भी उनकी बातों को भी डिकोड किया इसमें, पॉलिटिकल फिलॉसफी को भी जो है अरिस्टोटल ने समझाया है। तो सर इसको अगर हम बहुत सिंपल तरीके से बच्चों के लिए बताएं कि एक है पॉलिटिकल साइंस, एक है पॉलिटी और एक है गवर्नेंस, बस तो ऐसा आप समझ कैसे जाइए। इसको समझाएंगे? पॉलिटिकल साइंस इज अ हाउस, उसमें अब जैसे है कि आंगन भी है, घर भी है, तो ऐसे समझिए कि आंगन आपका पॉलिटिकल थ्योरी का एक अलग जोन हो गया घर का, और जो कमरे हैं इनको आप मान लीजिए पॉलिटी है। पॉलिटी इज बेसिकली स्टेट क्राफ्ट, कि गवर्नमेंट के बारे में जब आप पढ़ते हैं, गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली पॉलिटी में बड़ी सिंपल बात मैं बता रहा हूँ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना। जब आप इसमें पढ़ते हैं कि आपकी क्या स्ट्रक्चर है ना, कौन कौन सी बॉडी काम कर रही है आपके देश में, देश को चलाने में कौन कौन सी बॉडी हेल्प कर रही है, ये जब आप पढ़ते हैं वो पॉलिटी है। लेकिन इसको एग्जीक्यूशन की जब बात होती है वो गवर्नेंस हो जाता है। जब पॉलिटी एग्जीक्यूशन को जब आप जोड़ेंगे गवर्नेंस को, आप बेसिकली इसको पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस इज अ हाउस, पॉलिटिकल थ्योरी इज अ पर्टिकुलर जोन ऑफ योर हाउस, एंड इसके बाद आपका पॉलिटी इज अ डिफरेंट जोन, उससे में गवर्नेंस आ गया। तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल साइंस इज अ बिग तो ऐसा कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी मुर्गी है जो कई तरह के अंडे देती है। हाँ, इसमें से एक अंडा जो है वो आपका पॉलिटी है और एक अंडा गवर्नेंस है। और ये मेरा डेफिनेशन नहीं है सर, ये अरिस्टोटल का है। आई विल टेल कि आप जो भी बच्चे हैं थोड़ा सा पॉलिटी एक बुक देख लीजिए, जो पॉलिटी बुक का नाम है आपके अरिस्टोटल का, प्लीज उस पर एक बार जरूर देखें आप। सर अब हम पॉलिटी से बहुत सारी बातें होगी, अब थोड़ा सा हम पॉलिटी से थोड़ा इतर जाकर के हम प्रेपरेशन को लेकर के बात करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात ये कि अभी के समय में बच्चों के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरह से बीपीएससी के काफी बेसिकली वैकेंसीज आ रहे हैं और रेगुलर एग्जाम्स हो रहे हैं, विच इज क्वाइट गुड फॉर द स्टूडेंट्स। तो बच्चे यूपीएससी वाले कई बार ये सवाल पूछते हैं कि सर बीपीएससी एग्जाम दें या ना दें। मेरा एक टेक है इसके ऊपर, मैंने कई बार वर्णन करा है इसे, ऑनलाइन भी, लाइव भी सेशंस में मैंने बताया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका क्या टेक है सर, कि बच्चों को यूपीएससी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए, नहीं चाहिए? देखिए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा एलेबोरेट कर दूँ। अगर आपकी एज अभी हाल ही में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 21-22 का एज है, तो आप 2 अटेम्प्ट यूपीएससी अच्छे से दे लीजिए। अगर आपका नहीं हो पा रहा है तब आप दूसरे एग्जामिनेशन की तरफ देख सकते हैं। बीपीएससी देखिए, यूपीपीसी देखिए, जो भी देखना आप, इवन इनफैक्ट आप जो ग्रेड सी वाली जो जॉब है ना, सी लेवल की जॉब, उसको भी आप देख सकते हैं, एसएससी काइंड ऑफ।
तो मैं बोलूंगा कि एक बार 2 अटेम्प्ट दे लीजिए, अगर नहीं हो पा रहा तब उधर जाइए आप। और याद रखिएगा कि सिलेबस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। खासतौर पे अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, वहां भी सेम पढ़ना है, यहाँ भी सेम पढ़ना है। और दोनों जगह अगर प्रीलिम्स की बात कर लें, क्वेश्चन भी लगभग सेम आ रहा है। यूपीएससी का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि डिफिकल्ट या मॉडरेट क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर बीपीएससी में 68 69 में थोड़ा हार्ड पूछा था इन्होंने, लेकिन 70 में तो इन्होंने हद कर दिया। वो तो बट अगेन आई विल टेल यू सर, ये इट इज टू कंट्रोवर्शियल जो मैं बोलने जा रहा हूं। 70s एन एक्सेप्शन सर। मतलब आपका क्या सोचना है? मुझे नहीं लगता कि 70th वाले पेपर फिर से रिपीट करने वाले। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता कि 70th बीपीएससी का जैसा पेपर आया था वैसा ही आने वाला है। आज भी जब मैं ओरिएंटेशन क्लास ले रहा था तो एक स्टूडेंट ने यही क्वेश्चन किया कि सर जो 70th आ रहा है हम उसके साथ चलें या 69th वाले बेसिकली वर्जन के साथ चलें। मैंने बोला 69th वाला वर्जन अच्छा है, 70th से हम थोड़ा ब्रश अप कर सकते हैं। मतलब क्या फैक्ट को जो पूरी तरह आप इग्नोर कर रहे थे उसको भी साथ लेके चले, तो ऐसा ही कुछ बीच का रास्ता होना मैं ये बताना चाहता हूँ सर, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, आप भी तैयारी कर रहे थे, इनफैक्ट आपसे हमारी काफी बात होती है, हम लोग का थॉट मैच करता है। आपको नहीं लगता है कि मार्केट में फैकल्टीज, दूसरे में किसी की नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने गलत मैसेज फैला दिया सर बीपीएससी ठीक है जो कर रही है हमें क्या मालूम, इट्स अ मैटर ऑफ इंक्वायरी। हाँ गलत किया है बीपीएससी ने, तुमको मिलना चाहिए सजा जो है, अगर नहीं किया तो फिर क्यों हम टारगेट करें। वेल मैं बच्चों के पक्ष से ही हूँ। नहीं लेकिन सर एग्जामिनेशन कैसे होना चाहिए, इट इज होली एंड सोली दी जोन जो बीपीएससी डिसाइड करे। तो अगर वो फैक्चुअल है या एनालिटिकल है, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर सवाल उठाने चाहिए। एक सरप्राइज एलिमेंट रहना चाहिए। यूपीएससी में सर अब देख लीजिए, अचानक से जो है एक साल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया और मुझे याद है अचानक से 12-13 क्वेश्चंस आ गए थे आपको बेसिकली आर्ट एंड कल्चर से। उससे पहले लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ते नहीं थे, आर्ट एंड कल्चर आ गए। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। तो ये कि फैक्चुअल से एनालिटिकल या एनालिटिकल से फैक्चुअल, इसको सेपरेट क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिना एनालिटिकल पढ़े हुए फैक्ट कोई मतलब नहीं रखता और बिना फैक्ट पढ़े हुए आप सप्लीमेंट क्या करेंगे एनालिटिक्स को। तो ये दोनों तो साथ में चलना चाहिए। एग्जैक्टली सर, वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम लोग भी तैयारी कर चुके हैं सर। वी कैन नॉट रीच क्वेश्चन अगेंस्ट द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। उनकी अपनी तौर तरीके हैं। अब हम उस पर क्यों सवाल खड़ा करें, वो कैसे भी एग्जाम ले सकते हैं। अब बताइए कि अगर हम इस बात को लेकर अगर हम बोले बीपीएससी क्योंकि ऐसे क्यों ले रहे हो, ऐसे लेना चाहिए, भाई हम बॉडी नहीं है, पहली चीज। दूसरा, कल को गए आप एसडीएम बन गए, ठीक है, आप किसी एरिया में पोस्टेड हैं, अचानक से मान लीजिए कोसी वाले रीजन में बाढ़ आ गया, आप ये सोच के चल रहे थे इस बार बाढ़ नहीं आएगा, आपने उसी तरीके से प्लान किया, बाढ़ आ गया, तो आप गॉड को नहीं बोलोगे ना कि भगवान जी आपने बहुत गलत किया मेरे साथ, हम तो सोच रहे थे नहीं आएगा लेकिन ऐसा आ गया, गॉड इज रॉन्ग। आई गेटिंग द पॉइंट। इट इज सच अ रेडिकुलस थिंग। मैं माफी चाहूंगा कुछ बच्चों को बुरा लगा होगा, बट आप समझिए कि यू शुड बी रेडी किसी भी कंडीशन के लिए। लेकिन सर यहाँ पे एक क्लैरिटी मैं चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में हूँ कि बीपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, और इस पे मुझे लगता है कोई सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए। बच्चे भी शायद इससे रिलेट करें और ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही करें कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कोई भी एग्जामिनेशन लेने वाली बॉडी, हम ही जब बच्चों का एग्जाम लेते हैं तो हम उनके हिसाब से थोड़ी एग्जाम देंगे, हम अपने हिसाब से एग्जाम देंगे। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। चाहे नेचर ऑफ क्वेश्चन कुछ लोग कहते हैं, इनफैक्ट मैंने भी कई जगह पे करा है कि मुझे लगता था कि वो जो ग्रेड डी एग्जामिनेशन है उस लेवल के क्वेश्चंस पूछ दिया, लेकिन फिर ये स्वायत्तता बीपीएससी के पास है। यहाँ पे मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगेन एग्जामिनेशन में जो कदाचार हुआ है उसके सपोर्ट में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में जो डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं अलग अलग जगह पे, कई जगह पे ये कहा गया है कि पेपर नहीं पहुंचा है, और ये जो इससे मैनेजमेंट का पार्ट, एकेडमिक्स का पार्ट ना रखा जाए, और ये जो मैनेजमेंट के साथ मिसमैनेजमेंट हुआ है, वी आर नॉट सपोर्टिंग। ये मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि कुछ बच्चे कहीं यहाँ उस तरह से गलत ना समझ। इवन सर हम लोग इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। बच्चों का सर ड्रीम होता है सर, कई बच्चे बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, मैं आपको बताना नहीं चाहिए लेकिन कई स्टेट है जहाँ पे सीटें बेच दी जा रही हैं, और मैं इस चीज से, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, तो इस बार जो भी हम लोग सब इसका दंश झेले हैं सर, हम लोग सब। इवन इनफैक्ट आई वाज द पार्ट ऑफ, मैं एक ही दिन गया था क्योंकि मैं ज्यादातर यूपीएससी वाले सेक्शन में हूँ, बट मैं हमेशा से बच्चों के साथ हूँ जो 70th बीपीएससी में इशू, हमेशा बच्चों के साथ हूँ, जो इनके साथ गलत हुआ है मैं इनके साथ हूँ, जो बीपीएससी कर रही है उनके खिलाफ हूँ मैं, जो बच्चों के साथ उन्होंने किया। और मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ कि एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। इनफैक्ट मैं बताऊं, मेरी एक छात्रा थी, बापू सभागार में आई थी, क्या नाम था बापू सभागार, बापू टावर। वहां पे जो चीजें हुई हैं, मैंने जो देखा है,
I was shocked. सर मैंने एक लाइव किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, इस पे है, मेरे चैनल पे है एक बंदा जो बेसिकली उस में बैठा हुआ था, स्टूडेंट, ही हैपेंस टू बी माय स्टूडेंट, और उसने मुझे कॉल किया और बताया सारी चीजें कि सर ऐसा ऐसा, वो मतलब कल ही एग्जामिनेशन, बाद में री एग्जामिनेशन के लिए वो जब आया तो मैंने उसको बैठा करके बताया, री एग्जामिनेशन के बाद भी उसने बताया कि री एग्जामिनेशन में भी क्या हो रहा था। तो जो री एग्जामिनेशन है, जो प्रोसेस है, जो मैनेजमेंट है, आई थिंक इसमें बहुत बड़ी सुधार की जरूरत है, और बीपीएससी खुद नहीं कर सकती, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी एक सीमित पावर है, इसके लिए वो स्टेट को यूज करती है, स्टेट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको यूज करती है, जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आई थिंक कि इसका एक बहुत एक बेहतर तरीका होना चाहिए। यहाँ पे कई सारी चीजें उभर करके आती है, किसी और दिन हम लोग बैठ करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से बीपीएससी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली सुधार में ला सकता है। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन है, जो एकेडमिक्स है, और अगर हम लोग चूंकि दोनों एकेडमिशियंस हैं, तो हमें लगता है कि बीपीएससी या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास पूरी स्वायत्ता होनी चाहिए। जैसे मैं अभी एक सर, मैं आपके पॉडकास्ट में ही प्रेडिक्शन, मैं यूजुअली मुझे अच्छा लगता है प्रेडिक्ट करना, क्योंकि मैं जब किसी सब्जेक्ट के हिसाब से प्रेडिक्ट करता हूं और वो चीजें हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मेरा जो ट्रेंड एनालिसिस था वो सही था। जैसे सर मुझे क्या लगता है, आज के मैं ओरिएंटेशन में भी ये इस बात को कहा था कि आइदर आगे वाले एग्जाम में जो अभी 71st होने वाला है, या इसके 1-2 साल के अंतर्गत आप देखने वाले हैं कि देयर इज गोइंग टू बी अ सडन स्पाइक इन द क्वेश्चन व्हिच आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट सेक्शन। एग्जैक्टली, एनवायरनमेंट का जो बेसिकली प्रैक्टिकल सेक्शन है, जो बेसिकली करंट अफेयर्स बेस्ड सेक्शन है, उसके साथ साथ जो कंसेप्चुअल सेक्शन है, एनालिटिकल सेक्शन है, विल फाइंड अ सडन स्पाइक। अचानक से हो सकता है कि सर 12-15 क्वेश्चंस उसी सेक्शन से आ गए। तो स्टूडेंट को यहां से बेसिकली उसे कवर करना चाहिए, और ऑब्वियसली ट्रेंड को एनालाइज करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज पार्ट 1 ऑफ द पॉडकास्ट, और इसके बाद इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 जो कि हम कल इसी टाइम पे आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने बात करी कि किस तरीके से पॉलिटी सब्जेक्ट को अप्रोच किया जाए। हमने ये भी बात करी कि किस तरह से कुछ बुक्स और सोर्सेज जिनको बाइबल माना जाता है वो कितने इंपॉर्टेंट है और कैसे सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं और भी कुछ स्पेसिफिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स की हम बात करने वाले हैं, किस तरीके से अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी जो स्टूडेंट्स के जनरल इश्यूज हैं इसको किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।